मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, वर्ग 1, 2, 3 जो भी देख रहा है, मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। कारण ये है कि मेरे जो बिंदु हैं तभी आपको समझ में आएंगे और जो हक की लड़ाई है आपको तभी समझ में आएगी। और ये आप सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसलिए निवेदन है वीडियो पूरी देखिएगा। उसके बाद आप मुझे चाहे नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव करें, लेकिन आप वीडियो पूरी देखिएगा। मेरी हर एक बात को समझिएगा। मेरा उन अतिथि शिक्षकों से कोई वो नहीं है जो लोग हमारे चैनल पर भी जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उन्होंने परीक्षा पास की, अच्छे नंबर भी लाए। उनको उनका हक है, वो मिलना चाहिए। हमारा तात्पर्य उन खटारा लोगों से है, उन बूढ़े से है जो अभी तक घिसट रहे हैं, 65 साल के होने वाले हैं लेकिन मांगों पर अड़े हुए हैं। तो कृपया उस अतिथि शिक्षकों से भी निवेदन है, नेगेटिव ना जाएं। जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका हक है, लेकिन जिनका हक नहीं है उनको तो बाहर ही फेंकना चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जो हमारे साथ अभ्यर्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे निवेदन है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। और आपसे एक निवेदन और भी है, वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे कुछ इसमें तर्क भी रहेंगे, तो आप उनसे सहमत हैं तो कृपया अपना ये आंसर और अपने जो भी आपके तर्क हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए आपको आगे बताते हैं। जो सबसे मुख्य बात है कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण। तो अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया है, या यूँ कहें कि महाआंदोलन ही किया है, और इसमें उन्होंने कुछ मुख्य मांगें रखी हैं। उनकी मुख्य मांगों में सबसे पहले उनका यही था कि उनका नियमितीकरण किया जाए, मतलब उनको परमानेंट किया जाए। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उनको 65 वर्ष तक की आयु तक रखा जाए। इतनी आयु तक उनको, जैसे नॉर्मल एक शिक्षक को रखा जाता है, उनको रखा जाए। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक नॉर्मल शिक्षक को, जैसे आप लोग अब पेपर देकर आएंगे तो उसके बाद आप एक नियमित शिक्षक रहेंगे और आप एक परमानेंट शिक्षक रहेंगे, तो उन्हीं की भांति उनको 12 महीने की तनख्वाह मिले। और क्योंकि उनको क्या है, बीच में जब छुट्टियां होती हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है अगले बिंदु में, और उन्होंने कहा है कि जब वो छुट्टी करें तो उनकी तनख्वाह ना काटी जाए और उनको पूरे मंथ की तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सबसे मुख्य बातों में से आपको ये भी बता दूँ, ये कही है कि जिस स्कूल में अगर अतिथि शिक्षक है तो उस स्कूल में जो परीक्षा देकर अभ्यर्थी आया है, जो शिक्षक आया है वहाँ पर बनकर, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलना चाहिए। उसको अन्य किसी स्कूल में भेज दें, लेकिन उस स्कूल में उसे ज्वाइनिंग ना मिले, उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन इनका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है, उनका विशेष कहना ये है कि जैसे अगर मान लो कि जिस पोस्ट पर, जैसे कोई वर्ग 1 या 2, 3 में जिस स्कूल में है तो उसे फिल गिना जाए, मतलब भरा हुआ गिना जाए, उसे खाली ना गिना जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अतिथि शिक्षक ऑलरेडी है तो उसे नहीं गिना जाए। और जैसे अब बाई चांस एक अतिथि शिक्षक है तो वहाँ पर अब वो भरा हुआ दिखाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर भर्ती होगी ही नहीं, मतलब ये चाहते हैं कि भर्ती होगी नहीं, ठीक है। और अब अगले पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि जो अतिथि शिक्षक हैं जो अभी कार्यरत, वो ही केवल अतिथि रहें। जो नए, जैसे आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि वो अतिथि शिक्षक में कार्य करते हैं और या फॉर्म डालते हैं, इस प्रकार के अभ्यर्थी होंगे, और वो ये चाहते हैं जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं कि नए को मौका ना मिले, उनके फॉर्म ही ना डाले। जैसे हर बार पोर्टल खुलता है, अतिथि शिक्षक के फॉर्म फिल होते हैं, तो ये सब उनको मौका ही ना मिले, केवल जो पुराने लग चुके हैं उनका ही ज्वाइनिंग रहे और उनको ही पद मिले। ये इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, जैसे इस साल ये 2025 में जिसके फॉर्म डल चुके हैं या जिसने आईडी बना ली, अब केवल उनका कहना ये है कि जैसे जो भी अतिथि वाला हटेगा या वो 65 साल से ऊपर हो चुका है या कुछ भी कारण से हटता है, तो वहाँ पर जो अभी का प्रेजेंट वाला है उसको ही केवल लिया जाए। जो 26 में अतिथि निकलेगी उन पर कोई भी फॉर्म ना डले, किसी प्रकार का कोई कार्य ना हो। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये लोग चाहते क्या हैं कि मतलब शिक्षा भर्ती निकले ही ना। आप लोग जो इतने लाखों रुपए, 1.5-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लगा के बैठे हैं,
तो मतलब आपकी भर्ती ही ना हो। ये किस प्रकार की तानाशाही है इन लोगों की। मुझे आप लोग इस जो मेरी वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। अब मेरी वीडियो प्लीज़ निवेदन है पूरी देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा, और नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना कीजिएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा। मुझे अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण से कोई लेना देना नहीं, मुझे अभ्यर्थियों के हक से लेना देना है। जो अभ्यर्थी नए हों या पुराने हों, जिनकी एज ओवर हो रही है, आप ये सोचिए, उन्होंने इतना पैसा लगाने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उनका चयन नहीं होता है तो फिर कहाँ का ये न्याय हुआ, एक बात। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अतिथि शिक्षक ये बोलते हैं कि मतलब जो पद जहाँ पर ये कार्यरत हैं उनको दिखाया ही ना जाए। जब दिखाएंगे नहीं तो आप मुझे खुद बताइए, तो उसमें कहाँ से भर्ती निकलेगी, कहाँ से पता लगेगा पद खाली है या नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अतिथि शिक्षक कर ही रहे हैं। जैसा अभी हो रहा है, जैसे साइंस में कुल 7 पद निकले थे और बाकी सब जगह एमपी में आप जाके देखिए, साइंस के या तो मैथ वाला होगा या साइंस वाला ही होगा, बायोलॉजी वाला, वो कार्य कर रहे हैं। तो उनके भरोसे में से नैया चल रही है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले जब ये अतिथि शिक्षक थे तो इनको कोई भी कोटा नहीं मिलता था, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं था। हालांकि ये शुरू से लगे हुए थे कि हमें नियमित किया जाए, लेकिन पहले गुरुजी चलता था तो इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और फिर आई बात 15 की, 2015 में, तो इनको एक विशेष नंबरों के द्वारा कि इतने नंबर दिए जाएंगे, इतना नहीं, उस प्रक्रिया के द्वारा इनको सम्मिलित किया जाता था। फिर जब 2018 की भर्ती आई तो उसमें इन्होंने कह दिया हमें 25% कोटा चाहिए। चलो माना आपको 25% कोटा दिया, आपकी इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि आप 25% कोटा पर भी पास हो पाएँ, वहाँ पर ये फेल हुए। अब इनका कहना ये है कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हमारा 50 किया जाए। उस पर याचिकाएँ लगी कि क्यों 50 किया जाए, लेकिन हमारा कहना भी है कि क्यों किया जाए 50। क्या अन्य अभ्यर्थी पागल हैं जो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, जो इतने पिछड़े वर्ग से आते हैं, इतनी सब चीज़ें करते हैं, उनका भी हक बनता है। जो पहले के अतिथि शिक्षक थे, और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर केवल पहले के टाइम पर भाई भतीजावाद चलता था। जैसे मैं आपको कारण ये समझा देता हूँ पॉइंट में थोड़ा सा। जैसे बाई चांस उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ, अब मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं किसी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, आप मेरी बात को प्लीज़ पूरा समझिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के माध्यम से ही कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस पर एक विशेष अभ्यर्थियों के लिए रखना पड़ेगा। कि अब जैसे मेरा कोई भी रिश्तेदार है तो मैंने क्या किया, उसको अपने स्कूल में ज्वाइनिंग करवा दी। अब कोई और आता है तो उसको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ तो पद ही खाली नहीं है, तो भाई भतीजावाद के स्तर पर ज्वाइनिंग होती थी। तो अब वही जो है अतिथि, वो कई सालों से वहाँ कार्यरत थे, तो अब वो कहने लगे हमें वहाँ पर नियमित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी आप जाके क्षमता देखिए, पढ़ाने की क्षमता देखिए, शायद वो उस काबिल ही नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, वो तो खुद पेपर ही नहीं निकाल पाए, तो उनकी क्षमता तो आपको वहीं पता लग गई। आप लोग 100 में से 90, 95 नंबर ला के भी आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। हक आपका बनता है, जो पास नहीं हुआ उसका हक कैसे बनता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर बताइए। इसके अलावा अब इनका कहना एक और है, मुख्य ये बात भी थोड़ा सा आप समझिए। जैसे इनका कहना ये है कि 65 वर्ष तक की आयु तक ये बोलते हैं हमारे फॉर्म डलें, हमें ज्वाइनिंग रहे और हमें उस 65 वर्ष तक की आयु तक हमारे फॉर्म डालने के अलावा हमें नियुक्ति दी जाए। तो मतलब जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो पागल हैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, जो जर्नल वाला है उसे तो कितने साल पहले ही रोक दिया जाता है, फिर उसके बाद ST SC OBC उनको केवल 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो लगभग आप ये मान के चलिए 40 से 45 वर्ष तक की आयु तक आपको यहाँ पर रखा जाता है कि आप इतने आयु तक आप फॉर्म डालिए। लेकिन इन्होंने ये कहा हमें 65 वर्ष तक की आयु तक फॉर्म डालना है। तो फिर अगर इनको 65 तक डालना है, इनके लिए छूट है, तो क्या हम लोग, आप लोग, सब लोग पागल हैं क्या? हमें भी 65 वर्ष तक फिर हमें छूट देना चाहिए। क्यों? क्या ये कोई स्पेशल ग्रह से नहीं आए हैं? इसके अलावा ये कहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मरने से एक दिन पहले भी इनको जब आग लग रही हो तो उस समय भी इनको नियुक्ति चाहिए और उस समय भी इनको तनख्वाह चाहिए। तो ये इसलिए ये लोग बहुत ही अधिक मात्रा में आंदोलन और बड़े स्तर पे कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाओ, तो वीडियो को इतना फैलाओ ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच पाए ये बात, और ये बात उठनी चाहिए।
कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप अभ्यर्थियों में भी एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके आंदोलन इतने कम स्तर पर होते हैं, ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ उनका लेवल या तो यूँ कहें बहुत ही कम रहता है, और कहीं ना कहीं विभाग भी आपके लोगों के साथ बहुत गलत करता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी ये लोग आंदोलन करते हैं, इसमें चुपचाप आता है, मंत्री आते हैं, सब उनकी बातें रखते हैं, वो अपने अभ्यर्थी बातें रखते हैं अतिथि, और वो उनकी बातें मानते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होती है, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई किसी प्रकार की वहाँ पर हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि हिंसा आप लोगों के द्वारा भी नहीं की जाती है, लेकिन जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो ले दे के अभ्यर्थी 500 आते हैं, 1000 आते हैं, तो उस पर भी पुलिस के 1000 ही वो आ जाते हैं पुलिसकर्मी। तो जितने अभ्यर्थी उतने पुलिसकर्मी, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के साथ एक पुलिसकर्मी ही आया है, तो उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा जब तक आंदोलन बड़ा नहीं होगा, अपनी बातों को नहीं रखा जाएगा। और मेरा कहना आपसे ये है कि वीडियो के माध्यम से कि इस बात को उठाया जाए, याचिका के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, केवल अभ्यर्थियों का भला हो। क्यों? क्योंकि जो बात गलत है सो गलत है, और अगर उनको 65 वर्ष तक की छूट दी जा रही है तो हमें भी 65 वर्ष तक की छूट दी जाए फॉर्म डालने की। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत से अभ्यर्थी मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मैडम हमारी ओवर एज होने वाली है, क्या भर्ती आ रही है, क्या नहीं आ रही है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, वो अभ्यर्थी इतना परेशान हो रहे हैं मानसिक तौर पर, तो उनको छूट क्यों मिलना चाहिए? अतिथि वालों को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर उन्हीं अभ्यर्थियों को छूट मिलना चाहिए जो ओवर एज हो रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। राइट एरिया। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इस वीडियो को आपसे निवेदन है, बहुत फैलाइए। क्यों? कारण कि मेरे लिए नहीं है, केवल आप सभी अभ्यर्थियों के हक के लिए है, वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए है। क्योंकि अतिथि शिक्षक कहीं ना कहीं आपके पद खा जाएंगे, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। क्योंकि पहले केवल क्या था, इनका नंबरों का सिस्टम था, फिर 25 आया, फिर 50 आया। अब कुछ अभ्यर्थी यहाँ आके हमें बोलेंगे, अरे सर आपके कहने से क्या होता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, जब होगा ना तो वो आपके घर पर नहीं आएगा, कोई भी शासन या प्रशासन का अधिकारी वो वहाँ पे लिख के पास कर देगा, आपसे पूछने नहीं आएगा। तो इसलिए इस भूल में ना रहें कि सर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। आप उस चीज़ को पॉजिटिव लें, ना कि नेगेटिव लें। इसलिए आपसे घर से पे पूछने तो कोई आ नहीं रहा है, तो आप कृपया नेगेटिव ना जाएं, पॉजिटिव वे में जाके इसको आगे बढ़ाएं और एक बड़े एकता स्तर पर इस चीज़ को रखें। क्यों? इसमें सभी अभ्यर्थियों का भला है। वर्ग 1, 2, 3 तीनों अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए ना कीजिए। अगर मेरी बात समझ में आई और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को आगे जरूर बढ़ाइए। क्यों? आज अगर ये मुद्दा नहीं उठा तो कल को आप लोगों को परेशानी होगी। केवल जैसे अभी है ना, आप लोग सिर्फ देखते हैं वीडियो, न्यूज़ देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। आगे भी आपके साथ यही होगा अगर अतिथि शिक्षकों ने ये अपनी बात मनवा ली और रखवा ली। धन्यवाद।